नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तो शिखर सम्मेलन का ये मंच सजा है, देश का बजट देश के सामने है और ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बजट को आप तक सरल आसान भाषा में पहुंचाने के लिए उस पर आ रही सियासी प्रतिक्रियाएं, विपक्ष के सवाल, सरकार की तरफ से जवाब, सब आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार बजट की बारीकियों पर चर्चा नहीं हो रही है। इस बार बजट को लेकर सियासी बवाल है। इस बार बजट की मजबूती और कमजोरी की बजाय चर्चा सरकार की मजबूती, सरकार की कमजोरी और सरकार की मजबूरी को लेकर की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पक्ष विपक्ष की बात आप तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी और सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, आप मुझे ये बताइए, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जहां से शुरुआत बजट में हुई। रोजगार, बेरोजगारी। अभी तक तो सरकार बेरोजगारी की बात कबूल ही नहीं करती थी, लेकिन इस बजट में जिस तरीके से फोकस बेरोजगारी और रोजगार पर दिया गया, और रोजगार को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाता था तो आप लोग फर्क बताते थे कि रोजगार, नौकरी, फर्क समझिए। खासतौर से नौकरियों की बात की गई। तो ये सरकार के स्टैंड में यू टर्न है, ये विपक्ष की जीत है, क्योंकि वो तो लगातार बेरोजगारी और नौकरी पर ही आपको घेर रहा था। देखिए, सरकार ने जो बजट दिया है वो पिछले 10 सालों से जो चीज आगे बढ़ रही है उसको वही गौर से देखिए। आने से पहले सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा इसमें पैसा कैसे आएगा, तो डीबीटी किया। डीबीटी करने के बाद मुद्रा लोन लाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बढ़वाया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आगे बढ़ा। धीरे धीरे जितनी आपकी व्यवस्था होती जाए उतना आप लोगों का कल्याण करते जाइए। जैसे पहले 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि थी, अब 12,000 रुपए किया। अब जब पिछली बार पहले यह था कि 10 लाख रुपए तक मुद्रा योजना में लोन मिलेगा, अब इस बजट में 20 लाख कर दिया। तो ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब इस बार इंप्लॉयमेंट लिंक इक्विटी स्कीम लाए। तो आप ये समझिए कि कितनी दूरदृष्टि के साथ यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में बड़े सधे तरीके से, सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात आलोचना की, तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट, तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए, वो अपनी मतलब कुंठा, हताशा वो व्यक्त करेंगे। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो इंसेंटिव लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम वो ले आए हैं। आप लोग रोजगार, नौकरी, इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसी को लेकर थोड़ी सी तारीफ बनती है। आपको, आपके व्यूअर्स को और यहां पर बैठे हुए तमाम आपके अतिथियों को मेरा प्रणाम। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी गड़ने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है, वो समझना पड़ेगा। मैं 2 शब्द पहले बजट पर बोलना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। इसमें तमाम और राज्यों की अनदेखी करी गई है। मैं खुश हूं कि बिहार और आंध्र को ज्यादा दिया गया। बैसाखियां बवाल मचा रही थी, उनको देना जरूरी था। मैं खुश हूं। मैं चाहती हूं कि जिन 20 पुलों ने जल समाधि ले ली बिहार में, अब और पुल ना लें, अब पुल और सड़कें बन जाए। मैं चाहती हूं बिहार का, आंध्र का विकास हो। लेकिन मैं उसी तल्लीनता से उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव्स चाह रही थी जो मुझे नहीं दिखे, जो कल से खंगाल रही हूं, नहीं दिख रहे। आपने क्योंकि रोजगार से शुरुआत करी तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहती हूं। पिछले बजट में जॉब्स का नाम वित्त मंत्री ने 1 बार और एम्प्लॉयमेंट का नाम 3 बार लिया था। यह असल में सरकार समर्थन मूल्य वाला बजट है और यहां पर क्लियर है कि चुनाव में इनको शिकस्त, चुनाव में इनको जो ड्रबिंग हुई है, जो 63 सीटें ये हारे हैं, ये बेरोजगारी के चलते हारे हैं। और इसीलिए इस बार वित्त मंत्री ने 32 बार एम्प्लॉयमेंट और 8 बार जॉब्स, कुल 40 बार, पिछली बार 4 बार बोला था। यह शब्द बोलना पड़ा। इट हैज मेड अ रोरिंग कमबैक। मैं खुश हूं, यह होना चाहिए। फिर इन्होंने नकल उतारी। हमारा जो घोषणा पत्र था वहां से इन्होंने कुछ स्कीम्स की नकल उतारी है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम है, एक उसमें से इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम की उतारी। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इधर उधर की लच्छेदार बातों से अकल तो आती नहीं है। इन्होंने जो स्कीम आई उसमें इन्होंने कहा 500 टॉप कंपनी में 1 करोड़ इंटर्न देंगे 5 साल में। तो एक कंपनी में 20,000 इंटर्न,
मतलब 4000 इंटर्न कोई कंपनी ले सकती है पर साल? यह सवाल है मेरा आपसे। आपके यहां भी बहुत इंटर्न्स आते हैं, मैंने मीडिया में काम किया, मुझे पता है। 4000 इंटर्न्स टॉप 500 कंपनीज में हर साल, कहां से आएंगे वो इंटर्न्स? आप मुझे बताइए, कैसे अब्सॉर्ब होंगे? ये रोजगार के मोर्चे पर एक मिनट, और मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूं, आप नकल कर रहे थे, पूरी नकल करते। आप हर कंपनी को, पब्लिक प्राइवेट, हर कंपनी को इसके लिए खोल देते और फिर आप कहते कि हम इंटर्नशिप देंगे क्योंकि हां स्किल का डिफरेंशियल है। मैं एक बात और यहां पे कहना चाहती हूं, और यह सरकार के कर्मों में भी दिखता है। यह देश कृषि बाहुल्य देश है। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा। तो इन्होंने पैसा दिया कहां है? इतनी जरूरत अगर बैसाखियों की थी तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रक्षा का बजट मत काटिए। सारा घालमेल हो जाएगा, अलग अलग इन सब मुद्दों पर बात करनी है। पहले कि सुधांशु जी पहले ये बजट एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक है, अच्छा है आप ये लेकर आए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये रोजगार वाले मामले पर आंकड़े हवा हवाई हैं क्या, ये सवाल है। बताता हूं। पहली बात, सबसे ऑथेंटिक डाटा रोजगार पे होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जिस समय कोई एम्प्लॉय बनता है तब वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है ना, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 2014 में 11 करोड़ खाते थे और 2024 में 26 करोड़ हो गए। अब आसमान से कोई एम्प्लॉय ने पैसा भी जमा कर दिया, एम्प्लॉयर भी आ गया पैसा जमा करने। अब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं स्पष्ट, ये लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा, इंडिया का रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम का रेवेन्यू रिसीव्ड। और क्या कहे थे, हर परिवार को 1 लाख देंगे। परिवार कितने? 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद क्या होगा? न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा? और जाकर खड़ागट 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 8,500 रुपए देंगे। भैया मैं कह रहा हूं, जहां सत्ता में आ गए दो, 8,500 दो ना, खड़ागट खड़ागट। चलो कहते हो राज्य में कम है पैसा, 6,000 दे दो। ये है इनका अर्थव्यवस्था। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बचकानी नहीं, ये तो खतरनाक आदत हो सकती है। कल के दिन कोई आके गवर्नमेंट में कहेगा हम सबको 1 लाख रुपए दे देंगे। मैंने तो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल डाटा सामने रख दिया। और नकल की बात, जो 40 साल रूस की नकल की अर्थव्यवस्था चलाते रहे 91 तक, उसके बाद अमेरिका की नकल की व्यवस्था चलाते रहे, जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही नकलची था, वो आज आकर हमसे कह रहे हैं नकल की बात, तो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। सवाल विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, एक तो वो 20,000 जो 500 टॉप कंपनियां हैं और 1 करोड़ को उनको ट्रेनिंग करवानी है 5 साल में, और दूसरी बात विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अग्निवीर योजना उसको लेकर वो वैसे ही घेर रहा है आप लोगों को। अब ये इंटर्नशिप के जरिए आप कॉर्पोरेट अग्निवीर तैयार करने की योजना लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए कितनी मजेदार बात है कि कम से कम इनको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सरकार ने जो इंटर्नशिप स्कीम लागू की है उसमें इतने लोगों को लाभ मिलेगा। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने भी तो कहा था राजस्थान में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? 5 साल सरकार निकल गई, नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में दिया, नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ऐसा ही संदेह, मैं जो लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हों, जब मोदी जी ने कहा था कि हमें इतने करोड़ जनधन अकाउंट चाहिए, तो उस समय जाकर चेक कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा 1 साल में नहीं खुल सकते अकाउंट, और आरबीआई ने कहा 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खुल सकते। फिर जब कहा गया नहीं ये 10 करोड़ आपको 2015 तक खोलने, फिर कहा गया पैसा कहां से आएगा, तो वो डीबीटी से आया। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो किस दूरदृष्टि के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उसको समझो। और डीबीटी के बाद खाता खुलवाने के बाद खाता में पैसे डलवाने के लिए तब फिर नोटबंदी भी आई। तो दूरदर्शिता जो है आप लोग वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वायबल नहीं है, आपको ये हवाबाई बात लग रही है। और सरकार जो है बजट को लेकर, और कह दूं, जिन राज्यों में इनकी सरकार आ जाती है, बताइए कर्नाटक में सरकार आ गई, 2021 में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, 3.4 पे आ गया। इनकी सरकार खुद कहने लगी कि पैसे कमी है और अपनी सो कॉल्ड गारंटी पूरा करने के लिए SC/ST फंड का पैसा डाइवर्ट करना पड़ गया। पानी का हाहाकार हो गया है, सबको दिखाई पड़ रहा। और यहां तो रिकॉर्ड है सामने, फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में है, 4.9% अब की बार का आंकड़ा जो रखा गया है, अगली बार के लिए 4.5%। कुछ और पूरी मैंने राष्ट्र के नाम संदेश सुन लिया, पहले उनका जवाब दे। हाँ वही, मतलब वो लब्बो लुबाब उनका यही है कि सब कुछ सही चल रहा है अर्थव्यवस्था में। जीडीपी देखिए आप 8.2%। मटका कर मैं भी बोलने लगूं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया तो यहां पानी पानी हो जाएंगे। अब आपको मैं असलियत कुछ, क्योंकि बजट ज्यादा समझती हूं, 20 साल बजट कवर किया है और 20 साल इनके भी वित्त मंत्रियों को और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों को भी रगड़ के कवर किया है। इन्होंने पिछली बार एक झुंझुना दिया,
हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,70,000 करोड़ का करने जा रहे हैं। अभी आ गए आंकड़े, 13,70,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 12,70,000 करोड़ का। क्यों आपने 1 लाख करोड़ का कम एक्सपेंडिचर किया? और अब आप ठीकरा फोड़ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के सिर पर। यह पहला आंकड़ा है मेरा, और इसका जवाब दें, क्योंकि ये लोग जवाब से मांगते हैं। आप इनसे रोजगार पे सवाल पूछ रही हैं, ये जनधन अकाउंट बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो देश की टॉप 500 कंपनी है, क्या वो 4,000 इंटर्न एक साल में ले सकती हैं? क्या आपकी कंपनी 4,000 इंटर्न मीडिया के ले सकती है? कोई मीडिया की कंपनी नहीं ले सकती, इतनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ नहीं होती है। विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट, फिर इसको कैसे वैसे मानेंगे? मैं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं नहीं बोलता आंख नचा नचा के और ये वो और राष्ट्र के नाम संदेश। हाँ, मैं बोल रहा हूं, जवाब नहीं आया कि 26,80,000 करोड़ में से 32 लाख करोड़ कैसे देते हैं। अर्थव्यवस्था का बहुत जवाब। अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। उस चीज का जवाब नहीं था, मुझे पता है। वो सबसे ज्यादा तो आपके नेता जो हैं वो नृत्य शैली में और आंख वाँख करते हुए बात करते हैं, इसलिए वो मत का बात करिए। आंख तो संसद के अंदर देखी। है संसद में। अरे साहब, आपके नेता ने तो जो आंख दिखाई थी संसद में, प्रधानमंत्री, अब चिल्लाइए नहीं बीच में, और पानी भी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो अखियों से गोली मारी थी आपके नेता ने, तो वो पता है। और इतनी ज्यादा सुनाने वाली है कि बैठे रह जाइएगा, आप सुनाती रहती है भाई, वक्त बीत जाएगा। आपने आप सुनाती रहती है। आंखें मटकाना, गले पड़ना, सबको पता है। बजट पर रहिए। आंखें मटकाना, आंखें मारना सबने देखा था। बजट में आंखें मटकाना कहां से आ गया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। और जब आपके नेता की याद दिलाई तो मुद्दे की बात है। आपके नेता पर 2047 बोलिए ना, कैसे बनेगा? अब मैं बता रहा हूं इनको। इन्होंने बोला कि 12,70,000 करोड़ रुपए का, चुनौती से कहता हूं इनका एक बजट बताइए इसमें 12,70,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं, फिर बीच में बोलने लगती है। उन्हें सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप समझा दीजिए। मैं आपको बात बताता हूं कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.2 है। इनके टाइम के सबसे लंबे समय तक राज किया है, 4 साल नहीं बता सकते 7.2 से ऊपर हो। इनके टाइम में ज्यादातर ग्रोथ रेट 2%, 1.8% के आसपास रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे टाइम में इस समय 4.75% के आसपास है। इनके जमाने में 10%, 12%, 15%, 17%, 26 और 27% तक रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट ऑफ ग्रोथ कब 1.8 और 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% रही है। और उसके बाद आकर ये लोग बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना अच्छा काम चल रहा है। और इन्होंने कहा कि राज्यों की बात ना करिए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तो हमने राज्यों में करके दिखाया था। जिस समय एवरेज ग्रोथ रेट पूरे यूपीए के टाइम में 6% के आसपास थी, गुजरात की 10.5% से ऊपर थी। बीजेपी शासित सारे राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कोई जाके देख ले 10% से ऊपर थी। साहब, गुजरात मॉडल की चर्चा आप करते थे। मैं कह रहा हूं 2009-10 तक 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में इनकी सरकार ने गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के दर्जे दिए। बाद में रैंकिंग बंद कर दी। मध्य प्रदेश में 2.5% एग्रीकल्चर रेट थी, हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ 19.5% बताया। अरे सुनिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां सरकार है वहां पे तो कुछ करके दिखाइए, और वो आपको दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने कहा है किसानों की बात, तो एमएसपी को इलीगल कर दीजिए ना अपने राज्यों में। लीगल इलीगल करना सरकार का हाथ है, राज्य सरकार का अधिकार है किसी चीज को इलीगल करना, मगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि, और सुनिए, जिसको आप एपीएमसी एक्ट कहते हैं वो तो केरल में लागू ही नहीं है, जहां से अभी ये सांसद थे। पंजाब में इलीगल कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है, मगर नहीं कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि बजट के विषय के ऊपर भी इनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, ना किसान। और एक सेकंड, आप केरल की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, ये सारे अरे भाई बात तो सुनिए, कितनी टेक्निकल बात है। अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसका बजट एलोकेशन से क्या लेना देना है भाई? जो कह रहे हैं बजट में विड्रॉ करते। ठीक है, इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का और कह रहे हैं बजट में विड्रॉ होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सी बुद्धि कहा जाए इसको, ये आप लोग अपने आप समझ। सुधांशु जी, जो सबसे ज्यादा सरकार पर हमला इस बजट के बाद हो रहा है, और बजट को लेकर नहीं हो रहा है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, सरकार की कमजोरी, सरकार की मजबूरी। एक सेकंड, आपने भी ये सवाल खड़ा किया था ना, उसका जवाब मैं ले लूं। ये बिहार और आंध्र प्रदेश, इस पर मेहरबानी, हमने महाराष्ट्र का नाम, बैसाखी पर मेहरबानी, हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पंजाब,
पंजाब, पूरा विपक्ष इसको लेकर आपकी घेराबंदी मैं कर रहा है। बताता हूं। ये आप लोगों की मजबूरी की कलई खुल गई है। आपने खुद अभी दिखा दिया है महाराष्ट्र कि ये गठबंधन सरकार है मजबूरी सुनिए वाली। तो मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अभी वर्धमान पोर्ट दिया है 76,000 करोड़ रुपए का, 76,000 करोड़ रुपए, जो बिहार से अधिक है। मगर बजट में एक्सपेक्टेशन करना कि हर राज्य का नाम लिया जाएगा, अभी इंटरिम बजट में दिया गया था क्या? सबसे ज्यादा बजट इनको दिया। मैं इनको चुनौती देकर बताता हूं, अपने एक बजट स्पीच बता दें इसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। चलिए आधे राज्यों का नाम लिया हो 1947 से आज तक। ये होता है सिर्फ बवाल करना, क्योंकि ये 99 की जो उत्साह उच्छृंखलता है, इसे ये कह रहे हैं ना कुर्सी बचाओ बजट नहीं, ये खिसियाओ वाला मामला है, इसलिए कुर्सी बचाओ की बात। वरना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बजट बताइएगा जिसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। और मैंने महाराष्ट्र का जवाब दे दिया। और एक और बात बता दूं इनके संज्ञान के लिए, अगर इन्हें ना बताओ, आज ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए दी है। अब मैं चैलेंज करता हूं, लाइए प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव कि आपकी सरकारों ने किया था राज्यों का और हमने नहीं किया है, अन्यथा माफी मांग दीजिए। चलिए अब जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना, इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। 2000 से और 2010 तक एवरेज ग्रोथ रेट 8.5% थी। 2010 4 साल हमारे हुए, मैंने 4 से 14 का। आगे सुनिए, 2010 से 2020 7.5% थी और 2020 से 2024 6.5% है। और ये जो झुंझुना बजाते हैं ना विकसित भारत का 1947 तक, वो 7.2% ग्रोथ रेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको 10 से 11% की ग्रोथ रेट चाहिए रहेगी। तो झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए इन सब चीजों का। आपने यहां पर कहते कहते बड़ी बातें कहीं अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर देते? मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूं ना महाप्रभु, आपकी सरकार है, इतनी जगह सरकारें 500 का सिलेंडर देकर तो दिखाइए, थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। इधर उधर की बातें करते, छोड़िए बातें। यहां पे ज्यादा कृषक नहीं है, यहां पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बैठे हैं। इनसे क्या बैर था? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाली गई? कुर्सी बचाओ वाला मामला रह जाएगा। आ रहे कुर्सी पर भी आ रहे, खिसियाहट वाला मामला वो कह रहे हैं। इनके भक्तगण इनकी हिला रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। मिडिल क्लास की बात कर रही बिल्कुल मिडिल क्लास की बात कर रही हूं, उसी पे आ रही हूं। हाँ। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा लिख रहे हैं सोशल मीडिया। मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूं। यहां पर कोई भी बोल सकता है, आपने 2000 में 10 लाख का घर लिया, आप परसों तक उस घर को अगर 50 लाख का बेचते तो इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर 36 लाख 30 हजार का इंडेक्सेशन अगर दिल्ली का कोई भी सर्कल रेट मानिए तो वो होता, तो आप 2,70,000 रुपए उस पर टैक्स देते कैपिटल गेन। इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया और अब झुंझुना दे रहे हैं कि हमने 12.5% कर दिया। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था, मिडिल क्लास ने तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे। लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंट ब्रोक। जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी एलटीसीजी डिविडेंड उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? 10 शब्द, महज 10 शब्द इस देश की वित्त मंत्री ने कल बजट के पैराग्राफ 3 में महंगाई पर बोले और कहती है फूड इन्फ्लेशन को हटा दीजिए तो महंगाई नहीं है। पूछिए जरा लोगों से, फीस देने में कमर टूट रही है लोगों की, अस्पताल का बिल भरने में नानी याद आ रही है, ये कहते हैं महंगाई नहीं है। किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? पेंसिल तक पर तो जीएसटी लगाया हुआ है। आज असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 4 सालों में चौगुना हुआ है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट चौगुना हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स घट के 16% पे आ गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, हमसे और आपसे कॉर्पोरेट से ज्यादा वसूला जा रहा है। ये किस तरह से नैतिकता है? ये किस तरह से मैं कहूं कि ये मिडिल क्लास
और गरीबों की सरकार है। क्या किया है आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में, हमें जरा जरूर समझाइए, क्योंकि समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। समझना जरूरी है। खिसियाहट वाले पे आपको कोई आपत्ति नहीं? उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाओ वाला बजट ये विपक्ष कह रहा है। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा इनके सीएम है राजस्थान के। कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि बिहार को ये मिला, हमें क्या मिला, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो हम थोड़ी खिसिया रहे हैं, खिसिया इनके अपने मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ वाले जी ने आज बयान दिया कि बहुत कुछ नहीं मिला हमें बजट में, उनकी बात करें ना, अपने मंत्रियों की, अपने मुख्यमंत्रियों की बात करें। भजनलाल शर्मा मिडिल क्लास की बात करें, भजनलाल शर्मा को ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? सुधांशु जी, ये बात जो है वो मिडिल क्लास के मन में है सर। मिडिल क्लास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, एक ही बार में उसको जिंदा कर डालेंगे। मिडिल क्लास की बात करने वाले जिनके नेता ने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, आपने लगा दिया। कहते थे, सुनिए अब देखिए, फिर चिल्लाने लगी बीच में। मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में, ये दिखता है कि किसको समस्या है। और जिन्होंने कहा था संपत्तियों का सर्वे करके बांट देंगे, किसकी संपत्ति का सर्वे करने वाले थे, किसको बांटने वाले थे? और क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक जगह दिखा दीजिए चुनाव के लिए हटाया, चुनाव के बाद उसको रीस्टेट कर लिया, क्योंकि ये असली की बात है। क्या बेवकूफी की बात करते हैं? मिडिल क्लास की बात करेंगे, मिडिल क्लास की बात कर, मिडिल क्लास कहा कि तुम्हारी संपत्ति पे इनहेरिटेंस टैक्स पता इन्होंने क्या किया वो बताइए। कल हमने क्या किया? ठीक है, एक मिनट सुप्रिया जी, मिडिल क्लास पर जरा पूछते हैं उनसे। ठीक है, सुन लीजिए, सुनिए, तरीका ठीक नहीं है बीच में बार बार बोलने का। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, शांति से बैठिए। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, शांति से। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैंने बोला आपके बीच में? नहीं बोला। आपको सिर्फ आगे चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। जो हमारे नेता वहां कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। दोनों से हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं इससे बात कर मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तमीज से बात नहीं कर रही हैं शुरू से लेकर अभी तक। मैंने आपकी बात में आप दोनों पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जनता आपको सुनना चाहती है दोनों को, प्लीज। और सैकड़ों बार आप लोग एक दूसरे के साथ बैठकर डिबेट करते हैं, प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे दर्शक। आप पीजिए पानी, पीजिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज 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 पानी पिलाइए प्लीज प्लीज। सुधांशु जी, मिडिल क्लास। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, 10-11% होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ चीफ कह रही है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7 G20 कोई कंट्री बताएं जहां 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ठीक है, इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा देंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। अब मैं इसके बाद आके बताना चाहता हूं, इन्होंने इसके बाद यह कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया, जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी, और जिन लोगों ने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी, वो लोग आकर ये कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जो इन्होंने कहा था ना कि हम लोग खिसिया रहे हैं और हम लोग सरकार गिरी जा रही है। अरे जनाब, दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक हैं और हम अलग हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी जी के साथ कलकत्ता में लड़ाई चल रही है ना, चल रही, उसके बाद कह रहे हैं नहीं हमारा गठबंधन एक है। अरे टूट तो आप चुके हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी, तो वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के एनी राजा का बयान आया, हमसे नहीं पूछा गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमसे पूछा गया। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं खिसिया ये रहे, क्योंकि इनका गठबंधन बिखर चुका है। दिल्ली में ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है कि हमारा गठबंधन टूट गया, अब हम आगे नहीं लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे, और हमारी तो उनके साथ बिल्कुल मिलकर लड़ने की। और मजे की बात एक और देखिए, यहां कह रहे हैं कि बिहार को अधिक दिया गया, और पटना में इनकी पार्टी और लालू यादव कह रहे हैं बिहार को झुंझुना दिया गया। अब भैया हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां दिल्ली में घनघना रहे हैं, वहां झुंझुना रहे हैं, ये सच क्या है? वो सच है या ये सच है? कृपया ये बात बता दें, या दोनों ही जगह गलत कह रहे हैं। बता दीजिए, मिडिल क्लास भी इंतजार कर रहा है। मिडिल क्लास के लिए तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस हमारी सरकार आने के बाद जीवन स्तर में सबसे बेहतर सुधार हुआ है, एक सिर्फ आंकड़ा जो हमारी सरकार का नहीं है, इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। अगर ऑटोमोबाइल है मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इनके जो समर्थन में यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास कार है, तो क्या जरूरत है वो बनाने की, एक्सप्रेसवे। तो ये 8 करोड़ लोग कौन है? अगर हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या 4 गुनी हुई है हमारी सरकार में आने के बाद, तो हवाई जहाज में चलने वाले लोग कौन हैं?
आप जाके चेक कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। वो लोग कौन है? वो मिडिल क्लास नहीं है तो कौन है? अगर इनकम नहीं बढ़ी तो कैसे खरीदे भाई? नहीं सर, ये हमारे दिल के बहुत करीब सवाल था ना, इसलिए सवाल नहीं, पूछना मैंने बनता इसीलिए था। हम आपसे सब कहा। मिडिल क्लास के लोग मैंने वो हैं। ना 30 हम चीजें बजट गिनाई। में कोई फायदा ले पा रहे हैं, ना इनकम टैक्स में हमें कोई रिलीफ मिल रही है, घर मैं का जरा बोलूं 2 EMI मिनट। भर भर कर सर हमारी कमर टूट रही है, लेकिन कुछ हासिल हमें नहीं हो रहा है। हम मैं बोलूं लगे हुए हैं जरा? सर राष्ट्र निर्माण में। ऐसा है कि महंगाई आपसे काबू में नहीं आ रही है। महंगाई कितनी है? अरे एक बार शांत रहिए। महंगाई 9.5% फूड इन्फ्लेशन है, जिसको आप रगड़ना चाहते हैं। 140, 9% हाँ 9.55 फूड इन्फ्लेशन है। आपके जमाने में नहीं कितना पता था? है आपको? आपके नहीं पता जमाने में है? कितना अब था शांत बताइए? रहिए। 27% वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, पता है? अब पता चल गया, चुप रहिए थोड़ी देर। महंगाई से 27% कंट्रोल नहीं हो रही है। गजब बोल शांत रही है। रहिए, शांत रहिए। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए आपकी EMI बढ़ रही है, क्योंकि RBI लगातार रेट बढ़ा रहा है। छोड़िए उन सब बातों को। क्या मेरा एक सवाल आपसे है? हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ पर बैठकर बजट की इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं वो बजट के इन पहलुओं पर बोलने की बजाय सिर्फ सरकार पर एक वार कर रहे हैं कि ये तो अपनों को बजट रेवड़ियां पे बांट बहुत दी। तरह के वार होते हैं रोमाना जी। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। बजट पे बहुत तरह के वार होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और मुझे आंकड़ों पे थोड़ी दिलचस्पी रहती है, तो मैंने बहुत तल्लीनता से आंकड़े पढ़े। मुझे 2-4 आर्टिकल लिखे तो मैंने बहुत उसके समझ के लिखा है। ओके। मैं तो उन सवालों को रख के आपसे पूछ रही हूँ ना, ये मैं कोई अपने घर से तो खर्रा लेकर आई नहीं हूँ कि सुप्रिया श्रीनेत आज उठी लाओ एक खर्रा बनाया जाए। इनके जमाने में करना सोना चाहते हैं। गिरवी रख के दिया गया था, हमने वापस लाए। इनके जमाने में फॉरेन आपने एक्सचेंज सोना 1 पर बिलियन से कस्टम कम ड्यूटी था। घटाई है। 100 बिलियन लोगों की अटल जी के जरूरत टाइम में घटाई पहुंचा, है। 500 सोने पर बिलियन टैक्स मोदी जी कम के करते टाइम हैं में ये लोग। पहुंचा, सोने पर 650 टैक्स बिलियन कम आ किया गए। इन्होंने। डायमंड पर टैक्स इनके कम किया जमाने इन्होंने। में लोगों की जरूरत की चीजों पे मैं टैक्स शुक्रिया कम अदा कर कर दूं। रहे हैं। रोटी पीने मैं खाने शुक्रिया का अदा कर दूं सोने पर क्योंकि टैक्स कम कर रहे हैं। अदा करने वाली ऐसे बात। तेज सोने पर आवाजों के टैक्स कम बीच कर रहे हैं बहस आप नहीं लोग। हो सकती है, लेकिन ये मुझे आपकी लगता है प्रमुखताएं इतना समय हमें देना चाहिए सत्ता वैसे पक्ष मैं के प्रवक्ता विपक्ष के को। लिए एक लाइन जो कहना 30 चाहूंगा। सेकंड मिलेगा समय मैं नहीं एक मिलेगा लाइन चाहिए, बात फिर करते आपको हैं। मुझे मैं एक 30 लाइन सेकंड कहूंगा, देना चलिए, पड़ेगा। उसके बाद आप बोल आपने लीजिएगा। स्टार्ट उनसे किया तो आपको एंड मुझसे करना पड़ेगा। चलिए, आप end ये कर लीजिएगा, मैं एक लाइन बोलता नहीं हूं। सहूंगी ना। एक लाइन जो एक इनके- लाइन पर कर सुन लेती लीजिए, है। एक यहाँ लाइन नहीं उनकी सुन सहूंगी। लीजिए, फिर आप बोल दीजिए। एक लाइन बोल देता हूं। देखिए, 100 भी आप नहीं पाए हैं श्रीमान, अच्छा, फिर भी तेवर हैं ऐसे जैसे तीर कमान। अरे पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। एक लाइन आप भी मैं बोल भी बता दीजिए। देती हाँ हूँ। जी, बोल दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों पुराना हो लुटा। गया। आज ये जनता पूछना चाहती है आपसे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और गरीबी से हमें क्यों लाद दिया है लच्छेदार बहुत बातें और शुक्रिया। जलेबी बनाने से। बहुत बात शुक्रिया आप खत्म नहीं दोनों का, होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे सुप्रिया जी की बात से मेरे जहन में सुषमा जी एकदम से उनका चेहरा उभर कर आ शेर गया। भी हमारे ही नेता का चुराया। शेर तो आपका नकल है ही उन्हीं नहीं की ना। सुषमा बहुत स्वराज जी शुक्रिया आप दोनों का। ये आपके बहस नेता ऐसी ने चल नहीं सकती है, लिखा लेकिन शेर, फिलहाल अब मुद्दा शेर बजट का था। लेकिन बात शेर जहां से नहीं मैंने शुरू की थी कि इस बार बजट पर बात बजट पर नहीं हो रही है, बल्कि बवाल जो है वो सियासी तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसका एक अक्स यहां इस मंच पर एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आपने देखा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार शिखर सम्मेलन का ये मंच सजा हुआ है, फौरन लौट रहे हैं।